देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है, तो उसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो उसी का एक टॉपिक है, उसको हम करने वाले हैं। आप अगर जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं की, तो ऑब्जेक्टिव सवाल आना है। तो उसी हिसाब से आपको क्या है कि टॉपिक वाइज मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, और इसमें से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो आपके लिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक टॉपिक है उदारवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। ठीक है, यह टॉपिक है आपका। तो उदारवाद हम किनको कहेंगे? ऐसे लोग जो स्वतंत्रतावादी विचारधारा के थे, कानून के समक्ष सबकी बराबरी चाहते थे। तो इस टाइप के जो लोग थे उनको उदारवादी कहा गया। और उदारवादी राष्ट्रवाद यानी कि वैसे लोगों का जो राष्ट्रवाद वाला जो विचारधारा था वो किस किस प्रकार से था, उसको हमको देखना है। और ये बात है आपकी 19वीं सदी की शुरुआत में। ठीक है, तो ये हमको देखना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। ये तो आपका 19वीं सदी की शुरुआत में जो उदारवादी थे, राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनके क्या क्या मायने थे वो हमको देखना है इसमें। परंतु जस्ट उससे पहले जो है आपका 1789, ठीक है, में फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी। तो उसके बाद जो उदारवाद थे, उस समय के उदारवाद, उनका जो विचारधारा था या उनका जो पक्ष था वो ये था कि निरंकुश शासन व्यवस्था की समाप्ति हो जाए, पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति हो जाए, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि वाली सरकार का गठन हो। ऐसा पक्ष फ्रांसीसी क्रांति के जस्ट बाद जो उदारवाद के लोग थे उनकी ऐसी धारणा थी। परंतु अब देखिए, वही उदारवाद राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनका जो विचार है वो अलग अलग हो जा रहा है। 19वीं सदी में क्या होता है, देखिए, जो मध्य वर्ग थे वो क्या चाहते थे? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। लेकिन वो कानून के समक्ष सबकी बराबरी में ये नहीं चाहते थे कि सभी को मत का अधिकार मिले। वे सिर्फ चाहते थे जो संपत्तिवान वयस्क पुरुष हैं उन्हें ही मत का अधिकार मिले। और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये माना जाता था कि सहमति पर बनी सरकार पर जोर देना चाहिए। जो भी सरकार बनेगी वो सहमति पर आधारित सरकार होना चाहिए। और अगर आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए नियंत्रण को खत्म करना। ये 19वीं सदी की शुरुआत में जो उदारवादी जो चाहते थे राष्ट्रवाद के संदर्भ में, इस तरह से वो चाहते थे। मतलब राष्ट्रवाद बोलने का मतलब ये ना राष्ट्र के प्रति प्रेम। और आर्थिक क्षेत्र में वो चाहते थे कि होता क्या था ना, उस समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, आवागमन पर रोक लगती थी, बहुत सारा नियंत्रण लगा हुआ था। तो ये छूट मिले, ऐसा 19वीं सदी की शुरुआत में जो उदारवादी है वो चाहते थे। साथ में वो ये भी चाहते थे जो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता होनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपना संपत्ति वो रख सके और उसका वो मालिक बन सके, ऐसा होना चाहिए। इस पर वो जोर देते थे। तो ये समझा हमने कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या क्या मायने थे 19वीं सदी की शुरुआत में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, देखिए, सबसे पहले प्रजातंत्र जो मैंने प्रजातंत्र का पहला जो राजनीतिक प्रयोग था वो फ्रांस में हुआ था। और उस समय हुआ क्या, जो मताधिकार था वो सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को था। संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। ये देखिए, चूंकि मैंने ये जो टॉपिक है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, तो इसी से मैंने लिया है। तो उसमें जो जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उसको मैंने लाइन बाय लाइन वन लाइनर टाइप से मैंने लिखा है। तो ये आपको पूछ सकता है कि प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। तो वहाँ पर जो मताधिकार था क्या था, सभी को था? नहीं, सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को था। तो संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। फिर है जो जैकोबिन सरकार आई थी उसके बाद। तो जैकोबिन सरकार के समय क्या हुआ था कि सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया था, चाहे वो संपत्तिवान हो चाहे संपत्ति विहीन हो। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन की संहिता 1804 में आती है। नेपोलियन कुछ कानून लेके आते हैं।
तो वो क्या करता है, महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दे देता है और उन्हें पति तथा पिता के अधीन उनको कर देता है। इसके बाद 19वीं एवं 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में क्या होता है, देखिए, चूँकि महिलाओं को और जो संपत्ति विहीन वयस्क पुरुष थे उनको तो मत का अधिकार था नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ कि 19वीं एवं 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जो महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों द्वारा राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए थे। तो ये आपको पूछ सकता है कि जो महिलाएं थी और संपत्ति विहीन पुरुष थी वो किस दौर में अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, तो 19वीं एवं 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में। ठीक है, फिर उदारवाद से संबंधित और एक फैक्ट है, देखिए, उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो शब्द है वो लातीन भाषा के मूल शब्द लिबर से लिया गया है और जिसका अर्थ आज़ाद है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या क्या मायने हैं और मताधिकार के संदर्भ में जो कड़ी चलती आई है आपकी यूरोप में, तो हमने देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।